नमस्कार दोस्तों। आज हम जीन पियाजे को लेकर आए जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं। दोस्तों जीन पियाजे का जीन पियाजे की थियरी इतनी लंबी है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम पहले से इस पर लिख चुके हैं ताकि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बन सके। दोस्तों जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्ज़रलैंड के। और विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत में किन-किन अवस्थाओं में कौन-कौन सी शब्द, कौन-कौन सी विशेषताएँ आती हैं, उसको हम देख लेते हैं पहले ही शब्दों के रूप में, जो शब्दों के रूप में जीन पियाजे ने तथ्यात्मक रूप में दिया है। तो देखते हैं, पहला है निर्माण एवं खोज। पहला क्या है? निर्माण एवं खोज। पियाजे ने ऐसा बताया कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, अपने आस-पास के बच्चे जो होते हैं ऐसे मिट्टी के कोई ऐसे खिलौने बनाते हैं जो उनकी विचारों को, जो उनकी मौलिकता को मतलब उसमें प्रदर्शित करता है उस आकार में। तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो मतलब अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, इसलिए उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहा गया। तो अगला ये था निर्माण एवं खोज। अगला शब्द क्या है? विलोमीता। विलोमीता का मतलब होता है जिस बिंदु से हम जहाँ जा रहे हैं, जिस बिंदु को छोड़कर जा रहे हैं, उस बिंदु पर वापस न लौट पाना विलोमीता कहलाता है। दोस्तों बच्चों को अगर मतलब 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पाइयाँ क गिन के बता दोगे कि ये 5 है दोस्त बच्चों, और फिर उसके बाद कहोगे 3 और 2 5 होता है। उसको इस तरह समझा दोगे, लेकिन वह फिर ऐसे नहीं बता पाएगा कि 5 में से 3 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, अर्थात मूल बिंदु पर अपने वापस नहीं आ पाता। और व्यावहारिकता में बताएँ तो अगर जो बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको अगर अपने घर जान रहे हैं, घर है, अगर घर से कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए, थोड़ी दूर पर, तो वापस अपने घर पर नहीं आ पाते, वही क्या है? विलोमीता है। अगला है दोस्तों संरक्षण। अगला क्या है? संरक्षण। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है खुद की सुरक्षा करना। दोस्तों बच्चों में संरक्षण को आकृति से लिया गया है। आकृति जैसे मतलब रुई का एक ढेर है जो 1 किलो वज़न है और 2 किलो का वाट रख दिया जाए, तो बच्चा जो है 2 किलो के वाट को कम वज़न बताएगा और रुई के ढेर को ज़्यादा वज़न बताएगा, क्योंकि रुई का ढेर जो आकृति में बड़ा है, इसलिए आकृति से लिया गया है। संरक्षण यही होता है कि वो अपने मूल भावों को संरक्षण नहीं कर पा रहा है। दोस्तों अगला शब्द है वस्तु की निरंतरता। वस्तु की निरंतरता का मतलब होता है कि अपनी ही आँख से कोई वस्तु दूर चली जाए, फिर भी उसका प्रतिबिंब बना रहना ही वस्तु की निरंतरता कहलाता है, जो बच्चों में बहुत कम विकसित होता है। बहुत मतलब शैशवावस्था के बच्चे या 1-2 साल के बच्चों में नहीं बन पाता है। वही होती है वस्तु की निरंतरता, अर्थात आँख के सामने ओझल हो जाने पर, या आँख के सामने से ओझल हो जाने पर, यहाँ से लगा लेते हैं, आँख के सामने से ओझल हो जाने पर वस्तु की छवि मानसिक पटल पर बने रहना ही क्या कहलाता है? वस्तु की निरंतरता कहलाता है। दोस्तों अगला है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार अर्थात जब बच्चा पैदा होता है, वह चिल्लाता है, रोता है, मतलब इधर-उधर हाथ-पैर चलाता है, तो क्या उसको हम सिखाते हैं कि बेटा चिल्लाओ, बेटा हाथ-पैर चलाओ? नहीं ना। तो वो उसका व्यवहार जो है कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ये जीन पियाजे ने बताया। अगला है स्कीमा। अगला क्या है? स्कीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है स्कीमा। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपके टेट या सीटेट में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। स्कीमा स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है किसी चीज़ का प्रारूप तैयार करना, अर्थात बच्चे उम्र के साथ जैसे-जैसे आयु बढ़ती रहती है, वैसे-वैसे अपने अधिगम को जब ग्रहण करते हैं, भंडारित करते हैं, तो क्रमशः भंडारित करते हैं। जैसे शैशवावस्था में कौन सा अधिगम होता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, ऐसे-ऐसे अधिगमों को भंडारित करते रहते हैं। वही है सूचनाओं या जानकारी को स्मृति में क्रमशः भंडारित करना ही स्कीमा कहलाता है। अगला है दोस्तों परावर्तित व्यवहार। परावर्तित व्यवहार जैसा कि नाम से परावर्तित मतलब होता है बदलना, व्यवहार मतलब व्यवहार अपनी अपनी एक्टिविटी, अर्थात परावर्तित उम्र के साथ जैसे-जैसे आयु बढ़ती रहती है बालक की या व्यक्ति की, वैसे-वैसे व्यवहार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे शैशवावस्था में वह घुटनों के बल चलता रहता है, फिर बाल्यावस्था में दौड़कर चलने लगता है, ऐसे-ऐसे व्यवहार उसके बदलते रहते हैं। दोस्तों आयु के साथ अधिगम या व्यवहार का बदलना ही परावर्तित व्यवहार कहलाता है। अनुकूलन अनुकूलन होता है परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना, वही क्या है? अनुकूलन है। अनुकूलन मतलब होता है एक प्रकार से कह लीजिए, जैसे मेढक होता है, जब वह स्थल पर आता है तो गलफड़े के अर्थात लंग्स से, फेफड़े से श्वास लेता है। अगर वहाँ पानी में चला जाता है तो वह स्किन से श्वास लेने लगता है, त्वचा से वह अपने आप को उन स्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, वही अनुकूलन है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया अनुकूलन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या है? अनुकूलन है। और दोस्तों इसमें अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, एक होता है समावेशन और एक होता है समायोजन। समावेशन क्या कहते हैं?
अगर हमारे पास कोई जानकारी है वो ठीक है, लेकिन जो अन्य अपडेट जानकारियाँ हैं उसको अपनी जानकारी में जोड़ लेना, पुरानी जानकारी में जोड़ लेना, वही है समावेशन। इसमें दिया गया है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ देना समावेशन कहलाता है। अगला है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेना, अर्थात जो जानकारी मिल रही है उसको अपने अनुसार, अपने अधिगम के अनुसार समझकर जोड़ लेना, अपने अनुसार ढाल लेना, वही क्या है, जानकारी या परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ये अनुकूलन के 2 भाग थे। अगला है सजीवता। अगला क्या है, सजीवता। सजीवता अर्थात जो मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं वो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता समझते, ऐसा समझते हैं कि उसको वो भी सजीव है। क्यों? क्योंकि अगर वो खिलौना है, कि आजकल के खिलौनों में चाबियाँ लगी रहती है, चाबी लगाकर छोड़ दो तो वह चलने लगता है, डोलने लगता है या टहलने लगता है। तो क्या है, वो बच्चा जो है, छोटा-सा बच्चा, वो नहीं समझ पा रहा कि इसके अंदर जान है या ये चाबी से चल रहा है या निर्जीव है, किसी बाह्य बल द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं समझ पा रहा। वो क्या समझता है कि मेरी तरह है, इसमें जान है, अर्थात ये सजीव है। दोस्तों ये थे शब्द, अर्थात ये थे मतलब जो पियाजे के द्वारा दिए गए थे, किस-किस अवस्था में कौन-कौन से शब्द आते हैं, कौन-कौन से लक्षण आते हैं। तो ये सब थे दोस्तों। आगे मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। इन पियाजे ने 3 सिद्धांत बताए कौन-कौन से, तो इसको देखते हैं। अभी हमने इसके पहले देखा कि जीन पियाजे के द्वारा दिए गए तथ्य। अब हम देखते हैं जीन पियाजे के द्वारा दिए गए तीनों सिद्धांत। 3 सिद्धांत कौन-कौन से हैं? जीन पियाजे के द्वारा दिए गए 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? भाषा एवं विचार सिद्धांत। भाषा एवं विचार सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भाषा एवं विचार सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत कौन सा है? नैतिक विकास सिद्धांत। अब आप लोग सोचते होंगे भाषा एवं विचार सिद्धांत तो चौमस्की ने भी दिया है। हाँ, ये सही है कि चौमस्की ने भी दिया है और जीन पियाजे ने भी दिया है। जीन पियाजे ने क्या बताया अभी हम बताते हैं। इसके बाद नैतिक विकास आप सोचते होंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया है, तो वो भी सही है और ये भी सही है कि नैतिक विकास जीन पियाजे ने भी दिया है। अगला क्या है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने भी दिया है, जिसकी 4 अवस्थाएँ बताई हैं, और ब्रूनर ने भी दिया है, जिसकी 3 अवस्थाएँ बताई हैं। तो दोस्तों अलग-अलग कैटेगरी के मतलब डिफाइन करके पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं भाषा एवं विचार सिद्धांत। भाषा एवं विचार सिद्धांत जीन पियाजे ने बताया कि बालक द्वारा जो अपने आप से बड़बड़ाना होता है, अपने आप से गुनगुनाना, अपने मन ही मन बात करना, वो क्या है? अहम केंद्रिता है। वो क्या है? अहम केंद्रिता है। और यह अहम केंद्रिता कब आती है? तो शैशव अवस्था में आती है। कब आती है? शैशव अवस्था में। और एक तरफ़ा होती है। एक तरफ़ा का मतलब खुद में ही बातें करना, खुद में ही लीन रहना, खुद से ही बड़बड़ाना। क्या है? ये अहम केंद्रिता है। और ये भाषा का पहला पार्ट था। अर्थात भाषा एवं विचार सिद्धांत को 2 भागों में बाँटा इन्होंने। ये पहला है अहम केंद्रिता और दूसरा है सामाजिकृत भाषा। क्या है? अहम केंद्रिता भाषा और सामाजिकृत भाषा। दूसरा सामाजिकृत भाषा। सामाजिकृत भाषा में बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह अपने द्वारा कही गई बातों को सुनता भी है, समझता भी है और दूसरे के द्वारा कही गई बातों को भी बहुत गहराई से सुनता है। वह अधिगम करता है सुन कर के। वही क्या है? सामाजिकृत भाषा। यह देखो किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। और कैसी होती है? 2 तरफ़ा होती है। 2 तरफ़ा का मतलब अपनी भी कहता है और दूसरों के भी अच्छे से सुनता है। तो दोस्तों ये था भाषा एवं विचार का सिद्धांत, जिसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला अहम केंद्रिता और दूसरा सामाजिकृत। अहम केंद्रिता पूछ लेता है, अक्सर सीटेट या टेट में पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत है तो नैतिक विकास सिद्धांत, जो दूसरा सिद्धांत है। नैतिक विकास सिद्धांत को जितने भागों में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बाँटा था, अर्थात 3 भागों में लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बाँटा था और 3 भागों में इन्होंने भी बाँटा, जीन पियाजे ने भी। लेकिन इन्होंने बताया कि पूर्व नैतिक अवस्था कब से कब तक चलती है? जन्म से 5 वर्ष। अब जब हम लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ेंगे तो बताएँगे उसमें कितने वर्ष तक बाँटा गया है। पूर्व नैतिक अवस्था कब से कब तक है? जन्म से 5 वर्ष। इसमें नैतिकता छिपी रहती है। एक प्रकार से कह लें कि नैतिकता का गुण जो है वो छिपा रहता है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा अभी आप कहोगे कि बेटा इनको नमस्कार करो, वो कर तो लेगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि नैतिकता क्या है, संस्कार क्या है या दूसरों का सम्मान करना क्या है, ये नहीं समझ पाता है। तो दोस्तों ये है पूर्व नैतिक अवस्था। इसके बाद आती है नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था 5 से 10 वर्ष। इसमें आप बालक के परिवार द्वारा, बालक के माता-पिता या भाई-बहन द्वारा बताया जाता है कि जीवों को मारना पाप है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, जीवों को मारना पाप है। वो उसको बताया जाता है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जीव-जंतु हो, चाहे कोई भी हो, उसका एक आदर करना चाहिए, उसका एक सम्मान होता है। तो दोस्तों यह तो नैतिक अवस्था में बताया जाता है और नैतिक अवस्था में यह धारणा भी हो जाती है, अर्थात वह जीवों को मारना पाप समझने लगता है और दूसरों का सम्मान करने लगता है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था क्या है? उत्तर नैतिक अवस्था, जिसकी एज है 10 से 15 वर्ष। 10 से 15 वर्ष। उत्तर नैतिक अवस्था। दोस्तों
खुदा न खास्ता वही बालक जिसको बताया गया जियों को मारना पाप है, वही बालक आगे चलकर आर्मी में भर्ती हो जाए और वो क्या करे, दुश्मनों पर गोलियां बरसाकर उसको मौत की नींद सुला दे। और वही क्या है, जियों को मारना अपना कर्तव्य समझ लेता है। कब? जब वह आर्मी में भर्ती होता है, बीएसएफ में भर्ती होता है, अपने देश की सेवा के लिए वह दुश्मनों पर या दुश्मनों की जान लेने लगता है, तो क्या समझने लगता है, अपनी नैतिकता को अपने देश के प्रति समझने लगता है कि मेरी नैतिकता मेरे देश को सुरक्षित रखना या सुरक्षा करना ही मेरा नैतिक धर्म है, मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों, अर्थात इस सिद्धांत का मतलब यही है कि नैतिकता जो है उम्र के साथ, एज के साथ बदलती रहती है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसको देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो ये संज्ञानात्मक विकास है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला संवेदी पेशी अवस्था, इसी को अन्य नाम से जानते हैं संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था अन्य नाम है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये 4 प्रकार हुए। इनके विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी अवधि जो है, अर्थात संवेदी पेशी अवस्था की अवधि जो है जन्म से 2 वर्ष होती है। इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता सजीवता, वस्तु की निरंतरता, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं और यह सब हमने पहले ही बता रखा है कि क्या होता है। तो आगे मिलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला भाग क्या है? पहला भाग पूर्व प्रत्यात्मक काल या प्राक संक्रियात्मक काल। प्राक संक्रियात्मक काल 2 नामों से जाना जाता है। इसकी अवधि है 2 से 4 वर्ष। और अगला भाग जो है उसका क्या नाम है? आंत प्रज्ञ काल। इसकी अवधि कितनी है? 4 से 7 वर्ष। इसकी विशेषता क्या? संरक्षण, विलोमिता और श्रृंखला, इन तीनों का अभाव पाया जाता है। और संरक्षण, विलोमिता, श्रृंखला क्या है, ये सब हमने बता रखा है, उसको देख लीजिएगा। इसी वाली वीडियो में पीछे हमने बता रखा है कि क्या होता है, तो उसको देखिएगा तो समझ में आएगा। अगला क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि कितनी है? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। इसकी विशेषता क्या है? संरक्षण, विलोमिता, श्रृंखला, इन तीनों के भावनाओं का विकास हो जाता है। बच्चा इन तीनों की भावनाओं से भली भांति परिचित हो जाता है और वह अपनी वस्तुओं की संरक्षण करने लगता है, विलोमिता के विचारों को जानने लगता है कि हमारा घर कहाँ है, हमारी वस्तुएं, यह मूल कैसे, इसका मूल क्या है। और गणितीय संक्रिया, इस 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा जो है गणितीय संक्रिया, छोटी छोटी गणितीय संक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। समानता और अंतर बताने लगता है, जोड़ या घटाना बताने लगता है, बराबर इक्वल बताने लगता है। ये सब क्या होता है, तो इसमें ये सब भावनाएं किसमें आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मतलब दूर की सोच, अमूर्त मतलब जो ना दिखाई दे। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी का अगला नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि कितनी है? 11 से 15 वर्ष। और विशेषता क्या है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था में अमूर्त सोच का संप्रत्यय बनता है या निगमनात्मक सोच उत्पन्न होती है, या इन द बॉक्स की सोच उत्पन्न होती है, या आउट ऑफ बॉक्स की सोच उत्पन्न होती है। तो ये सब क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सोच उत्पन्न होती है। ऐसे पूछ लेता है कि जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चौथी अवस्था में, या जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अपसारी या अभिसारी चिंतन का संप्रत्यय बनता है, चिंतन उत्पन्न होता है। तो किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन, यह कह लीजिए सीटेट या टेट की परीक्षा के रीढ़ होती हैं, ये मतलब रीढ़ हैं जीन पियाजे। तो ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।